डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारी शादी के 15 दिन हो गए। क्या आप शहर जाना चाहते हैं? तुमसे तो पहले ही कह चुका हूं कि इस गांव में मेरा भविष्य नहीं है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। जैसा मैंने सोच रखा है वैसा होते ही तुम सबको जल्द ही शहर लेकर जाऊंगा। आपका सपना शहर को लेकर है, मेरा सपना गांव को लेकर। आपके माता पिता, मेरे माता पिता, इन सब का सपना गांव को लेकर ही है। आप जाइए, शहर जाकर अपना सपना पूरा कीजिए और मैं गांव में ही रहकर दोनों परिवारों के सपने को साकार करने की कोशिश करूंगी। निजरा, मैं आता रहूंगा। माँ पिताजी को समझाना। मेरे फैसले से शायद वे अभी भी नाराज है। माँ पिताजी आपको नहीं रोकेंगे, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। हम लोग आपके राह में रुकावट कभी नहीं बनेंगे। निजरा, तुम ही मेरी शक्ति हो, मेरा हौसला हो। कल सवेरे ही मैं चला जाऊंगा। ये बात माँ पिताजी को बोल देना। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको तो। ओ हेलो 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 हेलो, गाड़ी के पीछे क्यों भागना चाहते हैं? किसने मेरी जेब काट ली? ओ अच्छा, जेब काट ली। हाँ। कितने रुपए थे जेब में? 400 से कुछ ज्यादा। और क्या था? पैन कार्ड और आईडी थे। शहर में नए नए आए हो क्या? नहीं नहीं, मैंने कॉलेज की पढ़ाई यहीं से की है। आपको सावधान रहना चाहिए था। सिटी बस, बाजार, रेल स्टेशन, ऑफिस कचहरियों जैसी जगहों पर जेब कतरे घूमते रहते हैं। क्या ये भी नहीं जानते आप, यहाँ खड़ा रहने से क्या जेब कतरा मिल जाएगा? जाइए, ट्रैफिक सिपाही को गाड़ी का नंबर दे दीजिए और सारा हाल बता दीजिए। उसके बाद थाने में रिपोर्ट भी लिखवानी होगी। पैसे तो आपको वापस मिलेगा नहीं, लेकिन रिपोर्ट के बिना आईडी पैन कार्ड निकलना
मुश्किल होगा। मुझे तो याद नहीं है। क्या आपको गाड़ी का नंबर याद है? जब आप गाड़ी का नंबर देखा ही नहीं तो गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ रहे थे? नंबर के बगैर ट्रैफिक सिपाही कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सीधे थाने से ले जाइए। जानते हैं ना थाना किधर है? आप अब जाइए। अभी अभी गाड़ी से उतरा हूँ। अरे गाड़ी में किसी ने मेरा जेब काट ली। किस्मत अच्छी थी, फोन छोड़ के गया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जरा सुनिए तो। क्या बात है? किसी ने मेरी जेब काट ली। तो ये बात थाने को बताना चाहता हूँ। ये भी कोई बताने वाली बात है? इस शहर में न जाने कितने लोगों के रोज जेबें काटते हैं। अगर हम लोग ये सब लिखते रहेंगे तो हमारे तो खाने पीने का समय ही नहीं रह पाएगा। जेब कतरा पैसे के साथ पैन कार्ड और आईडी भी ले गया है। हमें भी सेन कहा। सुबह से आधी रात तक हम लोग यही काम करते हैं। किसी का जेब कट गई तो किसी का मोबाइल गुम हो गया, किसी ने गाड़ी खड़ी कर बाजार गया तो गाड़ी चोरी हो गई, किसी का गले का हार कोई छीन कर ले गया, किसी को बाइक से किसी का धक्का लग गया, कहीं 2 गाड़ियों का आपस में टक्कर हो गया। कुल मिलाकर सारी दुनिया परेशान है। हम लोग जो ये सब करते रहते हैं, हमें क्या तकलीफ नहीं होती है? थकान महसूस नहीं होती है? आप ही बताइए। जरूर होती होगी। हर आदमी को तकलीफ होती है, थकान महसूस होती है। आप समझदार लगते हैं। हम लोग दिन रात चोर, डकैत, जेब कतरों के पीछे ही लगे रहते हैं। हमें अपने परिवार की तरफ देखने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल पाती। आधी रात जब हम लोग घर पहुंचते हैं तब हमारे बच्चे सो चुके होते हैं और घर वाली खाना परोसकर इंतजार करती रहती है। और ऐसी हालत में खाली हाथ घर लौटना अच्छा लगता है? आप ही बताइए। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी अभी तो आपने हम लोगों का तकलीफ और थकान को स्वीकार कर लिया था और आप बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिखाओ, बैग में क्या है दिखाओ। बैग में कुछ कपड़े हैं, घर से कुछ पकवान बना के दिया गया है। पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है। चलो आज पकवान से ही काम चला लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट लेने जब आओगे तब पैसा लेते हुए आना। अब चलो मेरे पीछे। अरे तुम आ गए? हाँ। चलो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। आओ। आ जाओ। कैसे हो? ठीक हूँ। बैठो। हाँ। क्या हाल है दीपू? तुम तो सुबह आने वाले थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम कैसे हो गई? फोन भी बंद था तुम्हारा। दिन में मेरे साथ हादसा हो गया। गाड़ी से उतरते ही किसी ने मेरी जेब काट ली।
थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया तो पूरे 5 घंटे लग गए। फिर घर से जो पकवान लाया था वो भी पुलिस वालों ने ले लिया। जेब कट गया? मतलब कैसे? क्या तुम सो रहे थे? गाड़ी में बहुत भीड़ थी। धक्कम धक्के में जेब कतरे ने कब हाथ साफ कर दिया कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ? पहले एक गिलास पानी पिला दो, गला सूख रहा है। थाने से 5 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ। सिटी बस के लिए जेब में किराया तक नहीं बचा। तू रुक। दिन में कुछ खाया था? कैसी बात पूछ रहे हो? पैसे के बगैर इस शहर में मुझे कौन खिलाता? तुम हमें फोन तो कर सकते थे ना। पंकज चला जाता या मैं चला जाता। फोन कैसे करता? थाने में घुसते ही वो पुलिस वाला ने सारा पकवान ले लिया। फिर वो रिपोर्ट लिखने वाले अफसर ने 200 रुपया मांगा। पैसे मेरे पास थे नहीं तो फिर मेरा फोन रख लिया। लगता है ये शहर नहीं, डकैतों का अड्डा है। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। ये लो, तुम मेरे फोन से बात कर लो। तुम्हारी बीवी जरूर परेशान हो रही होगी। नई नवेली दुल्हन को तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बिराजदार, साथ में कैसे ले आ सकता? जब तक कोई रोजगार नहीं मिल जाता उसे यहाँ लाकर कहाँ रखूंगा? दीपू का कोई खबर? नहीं तो। पिताजी, चाय। बहू। हाँ पिताजी। दीपू को कोई नौकरी मिली है? हाँ, एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिली है। ये 1-2 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे। रहने खाने का कोई इंतजाम हुआ है? मुझे ठीक से पता नहीं माँ। अभी तो विराज और पंकज के साथ रह रहे हैं। एक ही कमरा है। नौकरी मिलने के बाद किराए का अलग घर लेंगे। अभी खाना कौन बनाता है? तीनों बारी बारी से बनाते हैं। जब अकेले रहेंगे तब खुद ही बनाना पड़ेगा। पिताजी, मैंने एक बात सोची है। कैसी बात बहू? शहर में इतनी तकलीफ उठाने से बेहतर तो यही है कि मैं उनको गांव लौट कर आने के लिए कहूँ। यहाँ रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और वे भी गांव की भलाई के लिए कुछ काम कर पाएंगे। सारे युवा गांव को छोड़कर शहर जाना भी बंद कर देंगे। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। उसने हमारी बात नहीं मानी और शहर चला गया। वो समझ ही नहीं पाया है कि गांव में खेती बाड़ी करते हुए, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हुए, गांव के लोगों के सुख दुख का हिस्सेदार बनकर जीने से बेहतर दूसरा जीवन नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। मेरा तो हमेशा से ही मन गांव में ही है। बचपन से सिर्फ एक ही बात सोचती आई हूँ कि आप लोगों के साथ खेती बाड़ी करूँगी। गांव में, समाज में घुल मिलकर गांव के साथ ही इस इलाके की प्रगति के लिए काम करती रहूंगी। केवल इनको ही शहर लुभाता रहा है, लेकिन माँ वे गांव जरूर आएंगे। दिन रात भगवान से यही विनती तो कर रही हूँ। भगवान ही उसे सद्बुद्धि दे सकते हैं। बुढ़ापे में हम अपने बच्चों, पोते पोतियों के साथ खुशहाल जीवन गुजारना चाहते हैं। तुम एक बार फिर उसे समझाना। तुम्हारी सास ठीक ही कह रही है बहू। इस बार वो जब घर आएगा ठीक से समझाना। अच्छी तरह समझाने पर वो जरूर मान जाएगा। फिर वो शहर में रहने की बात भूल ही जाएगा। बहू, तुम्हारी तरह मेरा भी सपना है। वो आकर घर, समाज और गांव का हिस्सा बनकर सबके भलाई के लिए काम करे। ये सब बातें मैं पहले भी उसे समझा चुका हूं, मगर शहर के मोह में मेरी बातों का असर उस पर नहीं हुआ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गांव छोड़कर जाने के लिए बेताब हो उठा। अगर उस वक्त मैं उस पर ज्यादा जोर डालता तो शायद उसे हमेशा के लिए हम खो बैठते। तुम उसे वापस ला पाओगी बहू। पत्नी अपने पति को सही रास्ता दिखला सकती है। मुझे मालूम है तुम्हारी अंदर ताकत है, साहस है, गांव के लोगों से गहरा लगाव है। मोह के चक्कर में वो शहर चला गया। एक ना एक दिन मोह भंग होगा ही। जरूर करूंगी माँ। इस बार इन्हें ठीक से समझाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो इनके साथ कुछ दिनों के लिए शहर में रहकर भी आऊंगी। अरे गांव तो शहर से लाख गुना बेहतर है और ये समझाने के लिए मुझे इनके पास जाना ही होगा। दीपू, बिराजदा, काम करके कैसा लग रहा है? पहले 1-2 दिन तो तकलीफ हुआ था, लेकिन अब आदत हो गई। मैं अभी तक इस शहर के साथ तालमेल कायम नहीं कर पाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत कुछ हो गया है। यानी? पहली बात, जो काम मैं करता हूँ उसका कोई भविष्य नहीं है। ये बात तो मुझ पर भी लागू होता है। लोगों के घरों में घूम घूम कर ऑर्डर कलेक्ट करना कितना वाहियात काम है, इसे हमारे सिवा दूसरा कौन समझ पाएगा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बार मेरे साथ चलकर देखना। कुछ घरों के गेट में हाथ रखते ही यमराज जैसे भयानक कुत्ते भौंकते हुए मेरे पास आ जाते हैं। तब जान बचाकर भागना पड़ता है। और जिनके घर में कुत्ते नहीं हैं उनके घर में घंटी बजाकर इंतजार करना पड़ता है। ज्यादातर लोग तो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं और जो लोग खोलते भी है वो अजनबी समझकर बंद कर देते हैं। तो फिर काम कैसे करते हो? रो कर गिर गिरा कर दिन में 2 ऑर्डर का इंतजाम कर लेता हूँ। ऑफिस से रोज टारगेट दिया जाता है। ठीक से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं। 2 बहनें हैं। 1-2 सालों में एक बहन की शादी करनी है, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। दूसरी बहन भी शादी लायक हो चुकी है। मेरी भी यही कहानी है। सरकारी नौकरी के चक्कर में माँ और पिताजी ने गांव की खेत की जमीन बंधक रखकर दलाल को पैसे दे दिए थे। 1 साल तक दलाल ने पूरा हमें घुमाता रहा। फिर जब पैसे मांगने के लिए गए तो उसने डरा धमकाकर हमें भगा दिया और कहा पैसे उसने किसी अधिकारी को दे दिए थे। सरकार बदल गई, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। बाद में उसने मुझे धमकी दिया कि मैं अगर दोबारा उससे पैसे मांगने जाऊंगा या किसी चैनल वाले को बुलाऊंगा तो वो अपनी कुंदे लगवाकर मुझे मरवा देगा। 2 साल शहर में रहने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मैं शहर में टिक नहीं पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मान लोगे? ये हार जीत की बात नहीं है। मैं अपनी कमाई से अपनी बहन की शादी कभी नहीं करा सकता। अब गाँव जाकर खेती बाड़ी करूँगा तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। माँ पिताजी ने खेती बाड़ी करके ही हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया था। अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं। गाँव लौट के मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता हूँ। एक बार अच्छी तरह से सोच लो, गांव में क्या रखा है? ना बिजली है, ना सड़कों की हालत ठीक है, शिक्षा की हाल भी बेहाल है। लोग दिन ब दिन निकम्मे हो जा रहे हैं, एक दूसरे की टांग अड़ाने में ही लगे रहते हैं। गांव की किसान मेहनत करके फसल पैदा करता है, लेकिन उसे बेचकर थोड़े ही पैसे मिलते हैं। हमारे जैसे नौजवानों की भविष्य गांव में नहीं है, शहर में है। हमारा अनुभव अलग है। हाँ, गांव के लोग सीधे साधे हैं, फिर भी वे एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं। लेकिन यहाँ तो मर जाने पर भी कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। इसका मतलब आप भी गांव लौट जाएंगे? अभी तक तो मैंने ऐसा ही सोचा है। सरकारी नौकरी के आस में खेत की जमीन बंधक रख दिया था। इन 2 सालों में रात दिन मेहनत करके जो पैसे मैंने जुटाए हैं उससे आधी जमीन तो मैं छुड़ा पाऊंगा। गांव के लड़के गोट बनाकर खेती करने या मछली पालने की बात कर रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं। हम दोनों ने काफ़ी सोच समझकर ही ये फैसला किया है। 2 सालों तक शहर में रहने के बाद हमें काफ़ी अनुभव हो चुका है। हम लोग पढ़ने के बाद शहर में आके जो भीड़ बढ़ाते हैं
उससे बेहतर है कि हम लोग गांव में ही रहकर गांव के लोगों की तरक्की के लिए काम करें और उसे आत्मनिर्भरशील बनाने का रास्ता तैयार करें। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। मैंने तो अभी अभी शहर में आकर काम करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सपने जरूर पूरा होगा। मैं हारूंगा नहीं। इंसान या तो खुद की गलती से सीखते हैं या तो दूसरों की गलती से सीखते हैं। दूसरों की गलती से सीखना बुद्धिमानी की बात मानी जाती है। तुम इस घर में रह सकते हो और अपनी पत्नी को भी यहाँ बुला सकते हो। निजरा अपने गांव में रहकर ही अपना सपना साकार करना चाहती है। ये बात वो शादी से पहले ही कह चुकी है। फिर भी तुम अपनी बीवी से एक बार बात कर लो। वैसे शादी के बाद अलग अलग रहना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं निजरा से बात करूंगा। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। निजरा की बातें मानकर मैं आज कुछ महीनों से 300 से लेकर 500 तक जन धन खाते में जमा करता रहा हूं। इस तरह से इतने रुपए जमा हो चुके हैं कि मैं बंधक पड़े खेतों को छुड़वा सकता हूं। निजरा बहुत समझदार लड़की है। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमें बहू के रूप में मिली है। दीपू को कोई नौकरी मिल गई क्या? 2 महीने से काम कर रहा है। क्या बहू ने आप लोगों को नहीं बताया? वो ससुराल वालों की कोई बात हमें नहीं बताती। वो कहती है कि मायके वालों को ससुराल वालों की बातें नहीं बतानी चाहिए। इतनी गुनीगानी लड़की आजकल कहाँ मिलती है? आप दोनों ने अच्छा संस्कार दिया है। ये आपके लिए भी गौरव की बात है। दीपू ने बहू को अपने साथ रहने के लिए शहर बुलाया है। खाने पीने की तकलीफ हुई होगी। जाओ बेटी, जितनी जल्दी हो सके अपने पति के पास चले जाओ। उसने बुलाया तो क्या हम बहू को तकलीफ उठाने के लिए भेज देंगे? 3 की छत का एक ही कमरा है, जहाँ कतर में लगकर बाल्टी में पानी भरना पड़ता है। दीपू सुबह निकलता है तो रात में वापस लौटता है। बहू अकेली ही दिन भर कैसे रहेगी? समधन जी भी साथ जा सकती है। हाँ। नहीं पिताजी, इस उम्र में माँ जी को वहाँ तकलीफ होगी। मुझे बुलाया है इसलिए मैं ही जाऊंगी। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो सीता मैया भी उनके साथ गई थी। और दीपू तो शहर में ही है, तो निजरा वहाँ क्यों नहीं जाएगी? लेकिन पिताजी, मैं हमेशा के लिए वहाँ नहीं जाने वाली। वे एक अलग सपना लेकर शहर में गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा सपना अलग है। जिस तरह उनको सपना देखने का अधिकार है, उसी तरह मुझे भी तो सपना देखने का अधिकार है। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मतभेद से दाम्पत्य जीवन कभी नहीं चल सकता। उनका साथ देना अब मेरा फर्ज है। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उनको अपने साथ गांव वापस लेकर आऊंगी। मुझे यकीन है मैं उनको एक सार्थक जीवन जीने की राह जरूर दिखा पाऊंगी। बेटी, तुम जैसी बहू बेटी घर की लक्ष्मी कहलाती है, जो किसी भी घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती है। तुम अपनी मकसद में जरूर कामयाब हो पाओगी। हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।